नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब के इस चैनल पर क्लासिफिकेशन का 9वां स्टेप लेकर के बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सेशन में हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। एंजियोस्पर्म के बाकी कैरेक्टर्स को इसके पहले वाले सेशन में हमने एक्सप्लेन किया था और जैसा कि हमने पहले से बताया है कि एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया मोनोकॉटिलीडन और दूसरे को कहा गया डाइकॉटिलीडन। मोनोकॉटिलीडन यानी उसकी हिंदी होती है एक बीजपत्री और डाइकॉटिलीडन की हिंदी होती है द्विबीजपत्री। अब ये बीजपत्र क्या होते हैं इसको समझाना पहले जरूरी हम समझते हैं, क्योंकि जब तक आप बीजपत्र नहीं समझोगे तब तक आगे का पूरा डिस्कशन आपको समझ में इसके क्लासिफिकेशन का नहीं आएगा। तो जो पहला स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं वो एक बीज का है। एक सीड आपके सामने है। उस सीड को दो भागों में, जैसे दाल के या चने का एक सीड, और सीड को फोड़ दिया गया बीज से। फोड़ने पर उसके दो परत या दो फ्लैप अलग अलग हो गए। इन दो फ्लैप को ध्यान से आप देखिए। इस दो फ्लैप में ये जो रचनाएं आपको व्हाइट कलर की दिख रही हैं, ये वाली एक रचना ये और दूसरी ये रचना ये, दोनों पार्ट में ये जो रचना होती है ये कहलाती है कॉटिलीडन या इसी को कहते हैं बीजपत्र। पहली बात, अब आपके समझ में आ गया कि दोनों सीड जो हमने फाड़ दिया बीज से, उसको फाड़ने के बाद दो पार्ट जो हमको दिखे उसमें एक बीजपत्र इधर एक बीजपत्र इधर हो गए। मानिए हम किसी सीड को इस तरह से फाड़े थे तो उसमें दो बीजपत्र दिख रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से इसका नाम हम दो बीजपत्री रख सकते हैं। अब इसी बात को यदि एक बीजपत्री पर ले जाएं तो एक बीजपत्री का सबसे पहला तो सेम पार्ट होगा नहीं। कितना भी आप तोड़ोगे उसके दो बराबर फ्लैप नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास दो बीजपत्र नहीं होते, यानी सिर्फ एक बीजपत्र होता है। अभी बहुत सारे उदाहरण चित्रों के माध्यम से हम आगे आपको समझाएंगे कैसे एक बीजपत्र। तो ये बीजपत्र जब उगेगा, मान लीजिए इस सीड को जमीन में डाल दिया गया। अब जब ये जमीन पर बढ़ता है तो ध्यान से देखिए, ये जर्मिनेशन की प्रक्रिया को आरंभ करता है। सामान्य रूप से बीज पर ये बाहर से एक खोल है, इस खोल को सीड कोट कहते हैं जो बाहर की तरफ होता है, और इस सीड कोट के अंदर ये सारी चीजें, ये कॉटिलीडन सुरक्षित है। अब इसको जर्मिनेट होना है, बढ़ना है। हमने जमीन पर डाल दिया। अब जमीन पर डालने पर दो रचनाएं, आप ध्यान से देखिए, दो रचनाएं यहां पर बढ़ती हैं। ये बीज पत्र का ये हिस्सा, ध्यान से देखिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा। अब ये हिस्सा एक नीचे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है ये प्रांकुर कहलाता है। हिंदी में इसको प्रांकुर कहते हैं। और जो नीचे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है इसको रेडिकल कहते हैं या मूलांकुर कहते हैं। दो शब्द आपको मिल गए। मूलांकुर से आप अर्थ लगा लोगे, साहब ये जड़ बनाएगा, बिल्कुल ये जमीन में नीचे जाएगा। और प्रांकुर से अर्थ आपने लगा लिया, साहब ये तना बनाएगा। एक जड़ बना लिया है तो दूसरा तना बनाएगा। अब यहीं पर सीड का विकास होगा। सीड का विकास, ये रचना ऊपर की तरफ बढ़ करके सूर्य के क्षेत्र में चली जाएगी, जमीन के ऊपर चली जाएगी, और ये वाली रचना ऐसे ही घूमते हुए जमीन की ओर चली जाएगी। अब इसको आप ये समझ लीजिए, ये जो चित्र हमने आपके सामने रखा था ये चने का बीज था। अब कोई आपसे यदि अभी पूछे कि ये बताइए कि चना का पेड़ या अरहर की दाल द्विबीजपत्री में आएगी कि एक बीजपत्री में,
आप तुरंत उसका बीज का 2 भाग कर लीजिए। ये 2 बराबर उसके भाग कट गए तो आप पक्का बता दीजिए साहब ये द्विबीजपत्री है। तो एक पार्ट ये द्विबीजपत्री का। चलिए एक अगला चित्र आपको समझाने के लिए लाया। गेहूं को आपने गेहूं के बीज को देखा होगा। गेहूं के बीज में एक बीच में लाइन होती है, ध्यान से देखा होगा ये। अब इस लाइन से कभी आपने कोशिश की क्या कि इस लाइन से यदि इसको तोड़ा जाए तो इसके बराबर भाग होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। हाँ, सिस्टमेटिक आप इसको बड़े आराम से काटते काटते कोशिश करो तो हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना इस दोनों को मिलाकर के सिर्फ एक ही बीज पत्र दिखाई देगा आपको, और एक बीज पत्र किसी एक एरिया पर ही होगा, कंबाइंड एरिया पर। ये बीज पत्र दिख रहा है, देख लिया। बाकी तो एंडोस्पर्म का, जिसको आप खाते हो, जिसका आटा बनता है, इसको खाते हो आप, ये एंडोस्पर्म का हिस्सा होता है। और ये जो बीज पत्र है ये सिर्फ एक ही चीज तो बनाएगा, एक ही बीज पत्र से एक चीज बनेगा। ये ऊपर की ओर विकसित होगा, एक नीचे की तरफ विकसित होगा। तो ये गेहूं के संरचना में गेहूं के बीज को तोड़ते हुए हमने आपको दिखा दिया कि यहां पर 2 बीज पत्र दिख रहे हैं, एक ये, और इस वाले बीज पत्र में सिर्फ एक बीज पत्र दिख रहा है जो नीचे की तरफ है। तो एक बात तो तय हो गई कि गेहूं में सिर्फ एक बीज पत्र होता है, अर्थात यह एक बीज पत्र है कि नहीं? बिल्कुल है, गेहूं एक बीज पत्री है। अच्छा, चावल आपसे पूछा है, चावल तो देखा होगा आपने। चावल को क्या आप कर सकते हो? ऐसा नहीं करोगे। धान जो जमीन में लगाई जाती है, अब तो आप सब चीजों का उदाहरण आप तुरंत बताओगे साहब एक एक बीजपत्री है, ये 2 बीजपत्री है। कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि नीचे दिए गए फलों में, नीचे दिए गए बीजों में कौन सा एक बीजपत्री है, कौन सा बीज 2 बीजपत्री है। आप किताब की भाषा को मत रटिएगा, सिर्फ उसका सीट समझिएगा, और जो सीट यदि आपके समझ में आ गया तो आप तुरंत अंदाजा लगा करके आप बता लो। अगला, अब चलिए क्लासिफिकेशन की इस श्रृंखला में हम आपको ले चलते हैं। एंजियोस्पर्म को पिछली क्लास में हमने बताया था कि एंजियोस्पर्म को, पहली लाइन हम लिख लेते हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं यानी अनावृत बीजी, सॉरी, यानी आवृत बीजी, अनावृत नहीं, आवृत बीजी। ये तो वो हैं जिनके चारों तरफ बढ़िया से घेरा है, बीज जो है अंदर है, भ्रूणपोष हम लोग खाते हैं, आम का याद करिएगा। आवृत बीजी को बीज पत्र के आधार पर, दो भागों में या 2 समूहों में बांटा जाता है, जिसमें से एक को कहते हैं एक बीजपत्री और दूसरे को कहते हैं द्विबीज। इसको ऊपर भी स्पेलिंग लिखी है, इसको मोनोकाट कहते हैं, इसको डाइकाट कहते हैं। इसीलिए हमने ये बना दिया, एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांट दिया, डाइकाट और मोनोकाट। डाइकाट को द्विबीजपत्री और मोनोकाट को एक बीजपत्री कहते हैं। यदि आपसे अभी पूछ ले हम कि ये डाइकाट का उदाहरण बताइए, तो आप बता दोगे दाल, बोलोगे ना। यदि हम आपसे पूछे धान, बता दोगे? हाँ,
धान इसका मोनोकॉट का उदाहरण है। ये सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पूरे वीडियो को, जो पहले के वीडियो हैं, सबको एक एक लाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम एक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं क्लासिफिकेशन पर। जैसे ही एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा, एक टेस्ट सीरीज कई दिनों तक जो चलेगी, उसका टेस्ट सीरीज हम लाएंगे और सारे सवाल पूछेंगे। तो जो पीछे के आपके छूटे हुए हैं 8-9 वीडियो में क्लासिफिकेशन चला है, क्योंकि क्लासिफिकेशन बड़ा चैप्टर था, तो बड़े चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके हमने पढ़ाया, तो पूरा आप पढ़ लीजिए। तो ये दाल हो गई और ये धान हो गई। दो उदाहरण आपके सामने चलते रहेंगे। तो एंजियोस्पर्म के बारे में हमें पता लग गया कि एंजियोस्पर्म यानी आवृत्तबीजी को दो भागों में बांटा जाता है। एक को डाइकाट कहते हैं, दूसरे को मोनोकाट कहते हैं। आइए अब हम सीधे मोनोकाट की विशेषता लिखते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। अब साहब, एक बीजपत्री के क्या लक्षण हैं? अब एक बीजपत्री में आप धान के या गेहूं के इस पौधे का दिमाग में चित्र याद रखें। वो धान या गेहूं का पौधा हम आपको लाए भी हैं, दिखाएंगे भी। पहला, मोनोकाट में, अच्छा ये बताओ, कभी गेहूं के या धान के पौधे को उखाड़ो, क्या उसमें मजबूत वाली जड़ें आपको दिखती हैं? आपका जवाब होगा नहीं साहब, नहीं दिखती। पतली पतली जड़ें दिखती, रेशेदार जड़ें दिखती, राइजॉइड टाइप की जड़ें दिखती हैं, लेकिन मूसला जड़ नहीं दिखती। आप एक हाथ से पकड़ते हो, खींच करके बाहर कर देते हो। तो पहला पॉइंट वही लिखते हैं। ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया कि मोनोकाट का में जड़ें यानी रूट्स विकसित नहीं होती। पहला पॉइंट। दूसरा, ये बात बताओ, धान का उदाहरण आपने लिया, गेहूं का उदाहरण आपने लिया, अभी और उदाहरण हम आपको बता देते हैं। दूसरी पॉइंट में पहले उदाहरण बता दें, फिर अगला सवाल पूछें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। हम यहां पर उदाहरण लिखते हैं घास। मोनोकाट का सबसे अच्छा उदाहरण है घास। बांस, बांस आपने देखा होगा, बांस भी एक घास ही है। गन्ना, गन्ना देखा होगा। ये सब मोनोकाट के उदाहरण हैं। अनाज, अनाज में हमने गेहूं और चावल को शामिल कर दिया। अनाज, केला का पेड़ आपने पक्का देखा होगा, इसके पहले के क्लासिफिकेशन में हमने आपको दिखाया भी है। लिली का पौधा भी देखा होगा, लिली। और इसके अलावा प्याज, प्याज भी देखा होगा। आर्किड, बहुत सारे मेरे पास उदाहरण हैं। उन्हीं का उदाहरण हमने शामिल किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। घास, बांस, गन्ना, अनाज, केला, लिली, प्याज और आर्किड। ये बताओ, जब इनको उखाड़ते हो आप, तो क्या इसमें मूसला जड़ें या टैप रूट मिलती हैं? आपका जवाब होगा नहीं मिलती साहब। रेशेदार जड़ मिलेगी, कमजोर जड़ें मिलेगी। आप हाथ से पकड़कर खींचोगे, उखाड़ कर बाहर कर देते हो। तो ये मोनोकाट की विशेषता। तीसरा जो हम पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, ये बताइए कि ये जो आप देख रहे हो, क्या इनके तने ताकतवर होते हैं? जैसे आम के, इमली के, जामुन के तने ताकतवर होते हैं, क्या इसमें उतनी ताकत पाई जाती है? नहीं पाई जाती। अर्थात इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। एक शब्द आ रहा है, द्वितीयक वृद्धि। इसी को लेकर के सवाल पूछा है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब इसको सरल भाषा में पहले हम आपको समझा दें कि सेकेंडरी ग्रोथ है क्या। एक तो प्रारंभिक ग्रोथ होती है, सामान्य रूप से कोई चीज बढ़ जाए। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि उसमें कुछ एसेसरी डेवलपमेंट हो जाए, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़े। जैसे मनुष्य जब जन्म लेता है, लड़का हो या लड़की हो,
वो 10 से 12 साल तक वो ये नहीं समझता कि हम लड़का हैं कि लड़की हैं। जैसे जैसे उसमें सेकेंडरी डेवलपमेंट होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, तब उसको समझ में आता है कि हम लड़की हैं और हम लड़का है। उसी तरह से एक्सेस डेवलपमेंट यानी शरीर में मोटापे का बढ़ना, शरीर में एक्सेस ग्रोथ का होना, इन पौधों में आप देखोगे, चाहे घास हो, चाहे बांस हो, चाहे गन्ना हो, चाहे अनाज हो, इनके तने में मोटापा नहीं होता, यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं होती। तीसरा, चौथा पॉइंट, कंडक्शन टिश्यू। कंडक्शन टिश्यू, अब यहां पर आप अर्थ लगा लिए होंगे। कंडक्शन टिश्यू क्या होता है? वो होता है जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम कब काम में आते हैं? एक तो पानी सोखेगा, पानी सोख करके बहुत ऊंचाई वाले पौधों में पहुंचाता है। अब ये तो बहुत ऊंचे वाले पौधे होते नहीं। आप कह सकते हैं कि साहब बांस तो बहुत ऊंचा, बहुत लंबी ऊंचाई वाला होता है, लेकिन बांस इतना सीधा नहीं जाता, वो लटकता हुआ जाता है। कोई भी बांस कितना भी लंबा हो, इतना लंबा सीधा करके नहीं जाता, झुकता हुआ जाता है। अर्थात जाइलम और फ्लोएम होंगे, पक्का हम भी कह रहे हैं होंगे, पर बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इन सभी पॉइंट पर। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी सवाल बन सकता है। आपने सुना होगा नाम कैम्बियम रिंग का। कैम्बियम रिंग से किसी भी पौधे की उम्र का पता लगाते हैं। मान लीजिए आपके घर के आसपास एक बहुत मोटा पेड़, उसको आप काटना शुरू कीजिए, काट दीजिए, और काटेंगे तो उस पौधे को काटने के बाद ऐसी ऐसी रिंग उसकी लकड़ी में दिखाई देंगी, ऐसी ऐसी। ये मोटा पेड़ है। अब मोटा पेड़ है तभी तो कैम्बियम रिंग बनी। अब आपसे यह सवाल पूछा गया कि क्या मोनोकाट के पौधों में कैम्बियम रिंग होगी? अच्छा, इन्हीं रिंग को गिन करके इसकी उम्र बताई जाती है। एक साल में एक रिंग बनती है। मान लीजिए आप लकड़ी कटा हुआ सड़क के किनारे पड़े होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह के लकड़ी के बड़े बड़े गुल्ले पड़े होते हैं। इनको देख करके आप इनकी एज का पता लगाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे एज का पता लगाते हैं। ये आप हमको बताइए, क्या मोनोकाट में इस तरह की रिंग पाई जाती है? कैम्बियम रिंग पाई जाती है क्या? तो पक्का है क्या आप लिखोगे कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती। कितने बढ़िया सवाल है, याद कर लीजिएगा, सभी पर सवाल होंगे। तो कैम्बियम रिंग अनुपस्थित होती है। तो ये मोनोकाट के प्रमुख लक्षण हैं। फिर से एक बार देखिए, मोनोकाट में जड़ें विकसित नहीं होगी। घास, बांस, गन्ना, अनाज, केला, लिली, प्याज, आर्किड इसके प्रमुख उदाहरण होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। कंडक्शन टिश्यू यानी जाइलम, फ्लोएम बिखरी हुई अवस्था में पाए जाएंगे। कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती। तो ये मोनोकाट की विशेषता, उदाहरण भी हो गया, इसके प्रमुख लक्षण हो गए। ये सवाल जो है, 2 सवाल पूछे जा चुके हैं, तीसरा और 5वां। ये सवाल पीएनएसटी में पूछा है और ये सवाल यूपीएससी में पूछा है। यूपीएससी और फॉरेस्ट में, बाकी सवाल हमने अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनको पढ़े रहिए। अब दूसरी बात हम करते हैं डाइकाट की, द्विबीजपत्री की। आइए, डाइकाट यानी द्विबीज पत्री। अब जो पहला हमने चित्र आपको दिखाया था, ध्यान से याद करिए, जो पहले सीड में दोनों साइड में, एक बार फिर आपको चित्र दिखा दें। ये देखिए, ये वाला चित्र, यानी इस तरह के सीड के अब लक्षण और सीड के ऐसे लक्षणों वाले जो प्लांट रखते हैं उनके लक्षण आपको बताने जा रहे हैं। आइए, डाइकाट। पहला पॉइंट तो यही लिख लें कि इसकी लकड़ियां मोटी होती हैं। मोटी यानी ताकतवर होती हैं, मोटी
लकड़ियां मोटी तथा ताकतवर होते। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके उदाहरण आप बता दीजिए। अब तो आप बड़े आराम से बताओगे। साहब दाल ले लो, जितने भी दाल वाले पौधे हैं, मटर, चना, मसूर, जितने भी दाल वाले पौधे हैं सबका, जितने भी फल देने वाले पौधे, सब, जितने भी फल देने वाले पौधे हैं सब, जितनी भी आप सब्जी खाते हो, अच्छा ये बताओ, लौकी देखा? लौकी, लौकी का सीड देखा? लौकी को जमीन में लगाया, और लौकी को जब जमीन में लगाए होगे, जैसे वो पृथ्वी से बाहर आई होगी, उसमें दो पत्तियां दिखी थी कि एक? आपका जवाब होगा साहब दो पत्तियां दिखी थी। लगा कर देखना, अभी बरसात आएगी, लगा करके एक बार देखना, दो पत्तियां दिखेंगी, अर्थात दो बीज पत्री है लौकी। ये सवाल पूछा गया है एमपीएसआई में भी, पीएससी में भी पूछा गया। तो दाल वाले, फल देने वाले पौधे, सब्जियां। अब आप कह दोगे साहब आपने तो पहले लिख दिया लकड़ियां मोटी और ताकतवर होंगी, लौकी में तो इतना ताकत नहीं है लकड़ियों में, तो सबका ताकतवर का ये मतलब नहीं है कि बहुत मोटी हो गई, क्योंकि इसी में आपको आम भी शामिल करना है। इसी में अब इसकी अलग अलग फैमिली होंगी, तो वो फैमिली वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो सभी के लिए लागू नहीं है लकड़ियां मोटी ताकतवर होंगी। दूसरा, तीसरा ये बताओ, कभी आपने चने को उखाड़ते समय या अरहर के पेड़ को उखाड़ा है? चने को तो आप जब पक जाता है तो बड़े तेजी से पहुंचते हो, किसी दूसरे का खेत होता है, उखाड़ करके बाहर लेकर भागते हो। एक ही। कभी आप अरहर के पेड़ को उखाड़ कर देखो, क्या उखाड़ पाते हो जड़ के साथ? नहीं उखाड़। ताकत लगती है। ताकत क्यों लगती है? क्योंकि इसमें जड़ें विकसित हैं, अर्थात मूसला जड़ पाई जाती है, यानी टैप रूट उपस्थित है। तो ये भी लिख लेते हैं, जड़ ताकतवर होती है। उखाड़ के देखना। तथा अभी उधर सीड एक दिखाए कि सीड में दो चीजें बनती हैं, एक प्लीम्यूल बनता है, एक रेडिकल बनता है। प्लीम्यूल से तना बनता है, रेडिकल से जड़ बनता है। वही चीज हम लिखना चाहते हैं, जड़ ताकतवर होती है तथा प्लीम्यूल से तने का निर्माण होता है, जबकि रेडिकल से जड़ बनती है। अब ये बताओ कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी कि नहीं? अब तो बड़ी जल्दी बता दोगे। द्वितीयक वृद्धि, यानी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, यानी तने ताकतवर होते हैं। और पचमा, संवहन उतक होगा कि नहीं होगा? इसका भी तो आपके पास जवाब होगा। संवहन उतक यानी कंडक्शन टिश्यू, यानी फिर वही लिखे देते हैं, बार बार लिखने का मतलब है आपको याद हो जाए, जाइलम और फ्लोएम विकसित होंगे। जाइलम और फ्लोएम इसमें विकसित होंगे।
तो एक बार फिर द्विबीजपत्री को आप देखिए, लकड़ियाँ मोटी ताकतवर होंगी, दाल देने वाले पौधे जितने होंगे, सब्जी देने वाले जितने होंगे, जड़ ताकतवर होगी, प्लीम्यूल से तने का निर्माण होगा, जबकि रेडिकिल से जड़ का निर्माण होगा। द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ पाई ही पाई जाएगी, तने ताकतवर होंगे, कंडक्शन टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपको मिले, एंजियोस्पर्म के जो प्लांट मिले, चाहे वो फल सब्जी वाले हों, चाहे मोनोकाट वाले हों, इनसे आपको आर्थिक उपलब्धि क्या मिलती है, ये सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। अब उन्हीं का विवरण हम आपको देना चाहते हैं। इसके पहले कि उनका विवरण हम आपको दें, ये पौधा हम मोनोकाट का आपके सामने लाए। इसको देखिए आप, ये मोनोकाट है, ये प्याज है, इसको तो आपने देखा होगा। इसमें कहीं मूसलाधार या टैप रूट दिख रही है? नहीं। राजवाट जैसे अपस्थानिक जड़ें लीजिए। इसका मतलब इसमें कमजोर वाली जड़ें हैं, मूसला जड़ें नहीं है। तो प्याज किस में आएगी, जल्दी बताइए? मोनोकाट में आएगी। दे दिया उदाहरण। ये एमपीएसआई में भी सवाल पूछा गया, एमपीपीएससी में भी पूछा गया। मोनोकाट एक बीज पत्र वाली है। ये आपके बगल में गेहूं है, गेहूं का भी देख लीजिए, ये जड़ देखिए। तना तो इतना ताकतवर दिख नहीं रहा, तने में ताकत नहीं। जब तने में ताकत ही नहीं तो फिर इसका उदाहरण मोनोकाट हो। दो उदाहरण आपके सामने हैं। अब जो इसलिए चित्र लगाते हैं कि आपको याद रहे, प्याज और गेहूं। आगे देखिए, आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म के आर्थिक फायदे क्या क्या हैं और कौन कौन से सवाल पूछे गए, अब इसको लिखते हैं। पहली बात, इनसे का मतलब है एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म से भोजन मिलता है, बिल्कुल, चावल दाल रोटी सब्जी सब तो मिल रहा, भोजन प्राप्त होता है। एंजियोस्पर्म से मसाले प्राप्त होते हैं, और एंजियोस्पर्म से सब्जियां प्राप्त होती हैं। ये तीनों इसके आर्थिक महत्व की बातें। अब इस पर ऐसा सवाल नहीं पूछा, ये तो आपको पता लग गया कि इससे मसाला भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगी। उसने कुछ प्लांट के नाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ प्लांट के नाम पूछे, उनके बारे में हम आपको विवरण देते हैं। इसके अलावा एक लाइन और लिखा दें कि एंजियोस्पर्म से, एंजियोस्पर्मिक प्लांट से दवाइयाँ मिलती हैं। ये भी हम उदाहरण बताएंगे। दवाइयाँ मिलती हैं, इनसे इत्र मिलता है, इनसे रबड़ मिलती है, इनसे साबुन मिलता है, इनमें सौंदर्य प्रसाधन के सामान भी मिलते हैं। सामान भी मिलते हैं या बनाए जाते हैं। अब एक सवाल ये यूपीएससी ने पूछा, वो हम आपसे पूछते हैं, हो सकता है आपको पता हो। ऐसे जिम्नोस्पर्मिक या अनावृत पौधे, ध्यान से सुनिएगा सवाल, ऐसे अनावृत जिम्नोस्पर्म
पौधे का नाम बताइए जो राक्षस रूपी लाल वृक्ष कहलाता है। पता है क्या? चलिए, उसका नाम है, पहले हिंदी में लिख देते फिर अंग्रेजी में, सिकोया। सिम्परवीरेंस। सिकोया सिम्परवीरेंस एक ऐसा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसे जाइंट रेडवुड ट्री कहा जाता है। जिसे जाइंट रेडवुड ट्री, लाल राक्षस पौधे के नाम से जाना जाता है। दूसरा, एक जिम्नोस्पर्मिक में सवाल यह भी पूछा गया कि कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जो सबसे पुराना है। जिम्नोस्पर्म के ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो सबसे पुराना है। साइकस सबसे पुराना जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पता है आपको? ये हम अपनी तरफ से इसमें जोड़ रहे हैं। सबसे छोटा लिख लीजिए, जैमिया। ये सारे प्लांट हम आयु आपको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे भी, याद भी हो जाएगा। जैमिया पिगमैया, जैमिया पिगमिया सबसे सूक्ष्मतम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। लीजिए, और एक पौधा आपको बता दें जिसे जंगल का पिता कहा जाता है। जानते हैं क्या? सिकोया गिग्नैटिया। ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है और इसे फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। इन सभी को एक क्रम से हम भी आपको दिखाएंगे। तो ये एंजियोस्पर्म जो होते हैं, आर्थिक जो इनके महत्व हैं, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म से मसाले प्राप्त होंगे, एंजियोस्पर्म से सब्जियां प्राप्त होंगी, एंजियोस्पर्म प्लांट से दवाइयां, इत्र, रबड़ और साबुन प्राप्त होंगे। सौंदर्य प्रसाधन के सामान भी इससे मिलते हैं और बनाए जाते हैं। सिकोया सिम्परवीरेंस ये एक ऐसा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसे जाइंट रेडवुड ट्री या लाल राक्षस के नाम से जाना जाता है। साइकस सबसे पुराना जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। जैमिया पिगैमिया सबसे सूक्ष्मतम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। सिकोया गिग्नैटिया जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसे फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। अब इन सब
चीज़ों को जो ये इधर बताए, इनको आप चित्रों के माध्यम से देख लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट और समझा करके और फिर सेशन को समाप्त कर देंगे। पहले इम्प्लांट को देखिए, ये देखिए, ये इसका जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा लाल कलर का होता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। और ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट सिकोया सिम्परविरेंस जिसको कहते हैं, ये जंगल का पिता है। ये प्लांट बहुत दिनों तक लंबे समय तक सबके सब खत्म हो जाते हैं, छोटे मोटे पौधे समाप्त हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये जिंदा बचता है, इसे जंगल का पिता कहा जाता है। एक और, ये साइकस सबसे पुराना जिम्नोस्पर्म, सबसे पुराना कोई है जिम्नोस्पर्म तो वो साइकस है। एक और, जैमिया पिग्मैया। ये जो जैमिया है, ये जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा जिम्नोस्पर्मिक जिम्नोस्पर्म में यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा कौन सा पौधा होगा, आप नाम बताइएगा जैमिया पिग्मैया। जैमिया पिग्मैया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। इसको बताने और सेशन को समाप्त करें उसके पहले हम एक चीज चाहते हैं कि आपको बता दें जल्दी से कि सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। आइए सीड के जर्मिनेशन की बात बता दें। ये देखिए सीड, ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये मोनोकाट का है। मोनोकाट में हम उदाहरण ले लें, गेहूं का ले लिया, और ये डाइकाट का है, तो इसमें चना का ले लें। चलिए, और दोनों को आपके सामने लिखा करके और दिखाते हैं कि कैसे इसका जर्मिनेशन। ये गेहूं को जमीन में डाला गया, इसके पास एक बीज पत्र था, ये देखिए एक बीज पत्र था ना, देखा। अब इस बीज पत्र में एक हिस्सा आज नीचे की ओर गया, ये ध्यान से देखिए, एक हिस्सा नीचे गया, इसने रेडिकल के रूप में जड़ों को, जो राइजोइड के रूप में ये आगे विकसित हो जाएंगी, इसको बना दिया। एक ही पत्ती ऊपर जमीन में दिखाई दी, ध्यान से देखिए, दिखाई दी ना। जमीन पर जब भी आपको दिखेगा तो एक ही पत्ती, इसी पत्ती को हम बार बार कहते हैं कि देखिए एक ही पत्ती दिखाई देती। ये जो एक पत्ती दिखाई देती है, यही ये सिद्ध करती है कि ये मोनोकॉटिलिडन है। ये जहां से ये पत्ती निकलती है, ये कोलियोप्टाइल कहा जाता है, और ये जो पत्ती ऊपर जाती है, ये इपिकोटाइल कहा जाता है, और ये फिर फर्स्ट लीफ आ जाती है। तो ये जर्मिनेशन का डाइकाट के हिस्से में, ये ध्यान से देखिए, ये डाइकाट वाला हिस्सा ये जर्मिनेट कर रहा है। ये जब जर्मिनेट करता है तो इसके जर्मिनेशन में थोड़ा सा परिवर्तन है, ध्यान से देखिए। एक ये हाइपोकोटाइल, और एक ऐसी हिस्से में ये पहले ये जड़ वाले हिस्से में चला जाएगा, और यहीं से ये विकसित होता है, वही कहलाता है कॉटिलिडन। यहीं से ये विकसित होती है, ये देखिए, ये जड़ की तरफ चला गया, ये यहां से विकसित होता है, और ये विकसित होने के बाद ध्यान से देखिए, एक ये हिस्से, एक ये हिस्से, और जब ये जमीन पर आता है तो ऐसा समझ में आता है कि ये दो लीव्स हैं, दो लीफ, और यही दो लीफ इसको डाइकाट में बांट देती है। तो ये मोनोकाट और डाइकाट का जर्मिनेशन आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उधर जो एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन है, उसकी एक एक लाइन आपको तुरंत की तुरंत याद हो जाएगी। तो पूरे सेशन को, जब शुरू में हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम सेशन को लाइव करते हैं उसके पहले आपको बताते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न चलता है तो ठीक ये वाला सेशन 6 बजे लाइव होता है। 6 बजे आप लाइव सेशन में आइए, और लाइव सेशन में जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो जो भी आपके मन में सवाल उठे, उन सवालों को आप पूछिए हमसे, और उन सवालों का हम आपको जवाब देंगे। एक और फादर ऑफ फॉरेस्ट की बात बता रहे थे, ये जंगल का पिता है।
ये भी जिम्नोस्पर्मिक ही प्लांट है, सिकोया गिनेटिन। ये देखिए एरिया ये खत्म हो जाती है, ये एरिया खत्म, खोखला भी पौधा हो जाता है तब भी ये एरिया पूरा का पूरा प्लांट लंबे समय तक जिंदा रहता है, लंबे समय तक ये पौधा जिंदा रहता है। इसीलिए इसे जंगल का पिता, इसी को फादर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। तो जंगल के इस पिता को याद करने के लिए ये ध्यान रखिएगा, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, सॉरी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो कुछ ऐसे सवालों को याद रखिएगा। अब सेशन को यहीं रोकेंगे और इसके अगले सेशन में अगला जो वीडियो होगा हमारा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया। अब जंतु जगत का वर्गीकरण लेकर हम अगले सेशन में मिलेंगे। तो बच्चों अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताया करिए, आपके कमेंट आते हैं तो हमें ताकत मिलती है। कमेंट जरूर किया करिए, क्या समझे आप, क्या नहीं समझे, कौन और ऐसा सुधार किया जा सकता है कि आपको क्लासिफिकेशन का ये कठिनतम चैप्टर सरल भाषा में समझाया जा सके। पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको एनालिसिस करिए, समझिए। याद नहीं होता तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत जल्दी हम सीधा आपसे लाइव मिलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले सेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया, जंतु जगत का वर्गीकरण लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक दिन का गैप करके दूसरा नेक्स्ट सेशन लाते हैं ताकि आपको पढ़ने का समय मिल जाए, नोट्स बनाने का समय मिल जाए। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, फिर नए सेशन में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें, मस्त रहें। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।